Hello, good evening. Welcome on Kerala the Wisdom platform. This is me, Shazia. I hope you all are fine. I'm also fine. और let's start our geography PYQ class. और जनजाति पे हम क्लास कर रहे थे और ये हमारा जनजाति का नेक्स्ट सेशन है। PYQ आप बोर मत होइएगा, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार वही क्वेश्चंस उस जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चंस रखने पड़ रहे हैं अपने सेशन में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई फैक्ट मिसिंग हो आपका और आप बोलें कि भाई हमने क्लास तो पूरी की थी मैम की और फिर क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना, इसीलिए हमने इस बाकी क्वेश्चंस जो और पूछे गए हैं जनजातियों से वो भी इसमें रखे हैं, ठीक है। लेकिन आज ये जनजातियों पे मैं होपफुली या तो लास्ट क्लास होगी या हो सकता है इसके बाद एक क्लास और हो, ठीक है। तो है कि अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित ठीक है। तो है कि अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ठीक है। अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह मतलब विवाह के प्रकार हैं ये। अंडी विवाह बोला जाता है और ओपोर तिपी विवाह बोला जाता है। और हमें बताना है किस आदिवासी समुदाय से ये संबंधित है, जैसे ऑप्शन है हो, बी है पहाड़िया, सी है मुंडा और डी है उरांव, ठीक है। तो ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जनजाति से है, हो जनजाति से। तो इसमें आंसर होगा ए, हो जनजाति से है। कहाँ पाई जाती है हो जनजाति? हो जनजाति पाई जाती है आपकी झारखंड में, यानी कि छोटा नागपुर पठार पर निवास करती है हो जनजाति आपकी। अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह है, एक अपहरण विवाह है इनमें से और एक विवाह है जो कि बड़ों के आशीर्वाद से होता है। बड़ों के आशीर्वाद से कौन सा होता है, मतलब बेसिकली सलाह मशवरा करके। तो बड़ों के आशीर्वाद से कौन सा होता है, तो बड़ों के आशीर्वाद से होता है अंडी विवाह, ठीक है, अंडी विवाह, ठीक। और ओपोर तिपी जो विवाह होता है वो अपहरण करके होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि लड़का जो है लड़की का अपहरण कर लेता है और अपहरण के माध्यम से फिर उसके बाद उससे विवाह करता है। जो भी कोई परेशानी हो, सपोज कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो ये ओपोर तिपी विवाह जो होता है अपहरण के माध्यम से होता है। ओपोर तिपी विवाह, अपहरण विवाह भी कहते हैं इसको, ठीक है। अपहरण करता है पहले लड़का और फिर विवाह करता है, ठीक है। हालांकि बहुत प्रचलित, अच्छा नहीं माना जाता है इसको। अच्छा किसको माना जाता है? अंडी विवाह को माना जाता है, ठीक। और दोनों एक दूसरे, मतलब स्त्री और पुरुष को जो तलाक लेने के अधिकार हैं इसमें समान रूप से दिए गए हैं। दोनों तलाक ले सकते हैं, दोनों मतलब अलग हो सकते हैं, जिस किसी का भी मन नहीं है। और इसमें भी वही है मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति की तरह कि वर पक्ष को वधु मूल्य देना होता है वधु पक्ष को, ठीक है। वर पक्ष को वधु मूल्य देना होता है वधु पक्ष को, ठीक है। तो ये हो गया हो जनजाति में होता है अंडी और ओपोर तिपी, ओके। नेक्स्ट है संथाल निवासी हैं। तो संथाल आपके छोटा ये राजमहल और की भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पर है भागलपुर और राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र? अगर आप ये अपना है, ये मैं उत्तर भारत बना रही हूँ, ठीक है। ये आपका बिहार हुआ यहाँ पे, ये बिहार स्टेट हुआ, ठीक है। और उसके नीचे है ये झारखंड, ठीक है, यहाँ पे झारखंड। तो बिहार के दक्षिण पूर्व में राज्य यहाँ पे है भागलपुर, ठीक है, ये भागलपुर में। और झारखंड, ये झारखंड है, झारखंड के उत्तर पूर्व में, झारखंड के उत्तर पूर्व में ये झारखंड है। झारखंड के उत्तर पूर्व में जो है यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियों में और बिहार के भागलपुर क्षेत्र में जो है संथाल जो है निवास करते हैं, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों में और बिहार की भागलपुर क्षेत्र में और झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों में संथाल निवास करते हैं। तो इसका आंसर होगा मध्य भारत, ऑप्शन बी है दक्षिणी भारत, सी है पश्चिमी भारत और डी है पूर्वी भारत। तो बिहार झारखंड कहाँ पड़ते हैं? पूर्वी भारत में। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी भारत, ओके।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। जनजाति दिए हुए हैं, उनके स्टेट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो भील आपका गुजरात में पाया जाता है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मैं याद रट लीजिए इसको, ये इसके स्टेट हमेशा बदलते रहते हैं, हर क्वेश्चन में बदल देगा इसके स्टेट। ठीक है, तो इसको भील याद रख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। जौनसारी आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। संथाल आपका छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। खासी आपका मेघालय में पाई जाती है, खासी जनजाति, तो इसका आंसर होगा सी। संथाल कहाँ पाया जाता है? पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड में, झारखंड की राजमहल की बाड़ी में और बिहार के भागलपुर क्षेत्र में, दोनों सटे हुए आपस में। तो संथाल पाया जाता है आपका पूर्वी भारत में, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास क्या होता है? बहुत सारी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, खासकर जो पर्वतों पर रहती हैं वो ऋतु प्रवास करती हैं। वो क्या करती हैं? गर्मियों में तो वो बेसिकली रहते हैं कहाँ पर? वो रहते हैं गर्मियों में मतलब शिखरों की तरफ, मतलब पर्वतीय क्षेत्र के शिखरों की तरफ रहते हैं, शिखर क्षेत्र की तरफ। तो पर्वतीय क्षेत्र हुआ तो शिखर क्षेत्र की तरफ रहेंगे गर्मियों में। ठीक है, ठीक है। और सर्दियों में वो रहेंगे आपके घाटियों में। क्यों? क्योंकि घाटियां सर्दियों में गर्म होती हैं और पर्वत जो है बर्फ से क्या हो जाता है? लद जाते हैं। पर्वतीय शिखर जो है बर्फ से लद जाते हैं, वहां रहने लायक कंडीशन नहीं होती, तापमान शून्य में चला जाता है। इसलिए सर्दियों में तो वो आ जाते हैं घाटियों में और गर्मियों में वो जाते हैं आपके शिखरों पर, पर्वतीय शिखरों पर निवास करते हैं। तो इसी को कहते हैं ऋतु प्रवास, यानी कि इस ऋतु में यहाँ है और दूसरी ऋतु में वहाँ है। तो क्वेश्चन यही है कि कौन से जो जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है। तो ऑप्शन ए है भूटिया, जो सिक्किम में पाई जाती है। बी है भुक्शा, ठीक है। सी है जौनसारी, भुक्सा भी उत्तराखंड में पाई जाती है, जौनसारी भी उत्तराखंड में पाई जाती है। डी है थारू। तो इनमें से कौन सी जो है ऋतु प्रवास करती है? तो इसका आंसर आएगा भुक्सा। भुक्सा भी कहते हैं, बुक्सा भी कहते हैं। ठीक है, इसको बुक्सा भी कहते हैं, दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। बुक्सा और भुक्सा। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है, ऋतु प्रवास करती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की एक जनजाति गुज्जर बकरवाल, वो भी ऋतु प्रवास करते हैं। वो क्या करते हैं? सर्दियों में आप घाटियों में निवास करते हैं और गर्मियों में जो है पर्वतीय शिखरों पर निवास करते हैं। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक जगह है ये गुलमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। स्पेशली गुलमर्ग में जब आप जाएंगे, अगर आपने किसी ने विजिट किया हो कश्मीर को, तो गुलमर्ग में जब आप जाते हैं और वहाँ पे कंडोला राइड होती है, कंडोला राइड होती है ना, वो हवा में आपको रस्सी से मतलब से वो जो बंधे रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब कंडोला बंधे रहते हैं एक, और उसको रस्सी के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता है, इंसान उसमें जाते हैं। ठीक है, तो वो पर्वतीय क्षेत्र, नीचे से ऊपर पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाता है। ठीक है, ऊंचाई की ओर। ठीक है, और बड़े बड़े तारों, रस्सियां नहीं होती, बड़े बड़े तारों के माध्यम से, तो रस्सियां तो टूट जाएंगी ऑब्वियसली, और उस पर हिंडोला टाइप के झूले लटके रहते हैं और उनमें बैठ के जो है मतलब इंसान जो है उसमें बैठ के उसमें जाते हैं ऊपर, और ऊंचाई पर जाते हैं, और ऊंचाई पर जो पर्वतीय अनुभव है वो लेते हैं, बर्फ देखते हैं, या गर्मी है तो जो वहाँ घास के मैदान है, बेसिकली वो ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है घास के मैदान है, तो वहीं पे कंडोला राइड के माध्यम से जाते हैं। तो वहीं पे जब मैं गई थी तो मैंने वो गुज्जर बकरवाल जनजाति देखे थे। तो हम लोगों ने जो है दिया था, मतलब जो चार्ज दिया था उसका काफ़ी सारा, काफ़ी ज़्यादा था, कुछ हज़ार की समथिंग था। और जबकि वो जो जनजाति लोग थे गुज्जर बकरवाल, हम जितनी ऊंचाई पर जा रहे थे, मतलब एक अच्छा खासी ऊंचाई थी जिसको आप और हम जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो, मतलब मुझे नहीं लगता वो कवर कर सकता उसको। लेकिन पहाड़ी लोग, हम जिस कंडोला राइड के माध्यम से जा रहे हैं ऊंचाई से, हिंडोलों के माध्यम से झूलते हुए, वो रोपवे के माध्यम से, रोपवे बोलते हैं उसको, ठीक है, रोपवे के माध्यम से हम जा रहे हैं। लेकिन वो लोग कैसे जाते हैं? वो पैदल चल के पहाड़ियों को पैदल ही, कितना भी बुजुर्ग हो वहां पे, वो मतलब उनका काम होता है, वो कुछ ही घंटों में पर्वत से मतलब नीचे उतर जाते हैं और कुछ ही घंटों में पर्वत से ऊपर चढ़ाते हैं, पैदल पैदल। वो केवल मतलब चढ़ाई करते हैं, उनका रोज का काम है। वहां पे कोई बुजुर्ग भी होगा तो मैदानी क्षेत्रों के आम इंसानों से ज्यादा ताकत होती है वहां के बुजुर्गों के पैरों में, टांगों में, और वो इतनी ऊंचाई ऊंचाई तक पैदल पैदल चढ़ लेते हैं, वो थकते भी नहीं है, उन्हें इतनी हैबिट होती है। तो गुज्जर बकर, इसीलिए वो ऋतु प्रवास करना उनके लिए आसान काम होता है। हमें लगता है ना कि यार शिखरों से कैसे नीचे उतरेंगे, फिर कैसे चढ़ाई करेंगे, उनके लिए रोजमर्रा का जीवन है, रोजमर्रा का काम है। ठीक है, तो याद रहेगा ऋतु प्रवास क्या होता है और कौन करते हैं? भुक्सा करती है उत्तराखंड में। ठीक है, ज़्यादातर बेसिकली क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर, हिमालय में, बेसिकली पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों पर
अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण क्या होता है, शिखरों पर वो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं घाटियों में, और गर्मियों में ऊपर की ओर चले जाते हैं शिखरों पर। ठीक है, तो इसीलिए वो ऋतु प्रवास करता है। और उसके ऋतु प्रवास करने का और एक रीजन उनका ये होता है, ये तो गर्मी सर्दी तो होती है, दूसरा होता है कि शिखरों पर जो है, पर्वतीय शिखरों पर या ऊंचाई पर घास के मैदानों का, सोनमार्ग गुलमर्ग घास के मैदानों का विकास होता है, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पशु पालता है, और पशुओं को चारा चाहिए, और चारा मतलब उनका क्या होता है, घास ही होती है, तो इसलिए वो गर्मियों में घास के मैदान एकदम लद जाते हैं, बहुत प्यारी घास आती है, तो पशुओं को चराने के लिए वो ऊपर ले जाते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी कहाँ हैं, मतलब इनहेबिटेंट्स कहाँ के हैं, बोडो कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं। ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के, बी संथाल परगना के, सी अमेजन बेसिन के, और डी मध्य प्रदेश के। तो बोडो बेसिकली असम में पाए जाते हैं और असम में निवास करते हैं। साथ साथ ही गारो पहाड़ी जो असम के दक्षिण में है, हिमालय मेघालय जो स्टेट है वो, वहां पर भी मिलते हैं। तो इसमें आंसर होगा ए, गारो पहाड़ी के हैं बोडो निवासी इनहेबिटेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य में मतलब सही है। इसमें से देना ना, उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो सुमेलन है वो सही है, और कौन सा जो है गलत दिया हुआ है। जैसे लिंबू है, तो लिंबू जनजाति कहाँ की है, सिक्किम की। देखते हैं, अभी पढ़ लेते हैं सभी। कार्बी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। डोंगरिया कोंद कहाँ की है, उड़ीसा की। और ये बेसिकली बांडा, बांडा तो नहीं है ये, शायद ये था वो क्या कहते हैं उसको, टोडा जनजाति। ठीक है, ये बांडा नहीं था, ये टोडा था। इसको हटा दीजिए, बांडा कुछ नहीं होता है बांडा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, टोडा तमिलनाडु की। तो ये ठीक है कि टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में, ये ठीक है। डोंगरिया कोंद जो है ये उड़ीसा में निवास करते हैं, ये भी ठीक है। और आपका लिंबू जो है वो सिक्किम में निवास करती है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 3 4 इसमें आंसर होना चाहिए, वो सी है। आपकी बची कार्बी, कार्बी जनजाति जो कि हिमाचल प्रदेश में निवास नहीं करती। ठीक है, लिंबू आपकी सिक्किम में निवास करती है, और डोंगरिया कोंद आपकी उड़ीसा में निवास करती है, उड़ीसा में पाई जाती है, और टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। तो 1 3 4 इसमें सही है। और कार्बी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। अगर हिमाचल में नहीं पाई जाती तो कार्बी कहाँ पाई जाती है, कार्बी पाई जाती है असम में। कार्बी आंगलोंग एक जिला है। ठीक है, कार्बी आंगलोंग। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, हिमाचल में नहीं पाई जाती। कार्बी कहाँ पाई जाती है, असम में। मिकिर भी कहते हैं इसको, असम में पाई जाती है। ठीक है, मिकिर भी कहते हैं इसको, कार्बी जनजाति को। ठीक, कार्बी जनजाति को मिकिर भी कहते हैं। ओके, और ये असम के कार्बी एंगलोंग जिले में पाई जाती है। कार्बी एंगलोंग जिले में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, कार्बी एंगलोंग जिले में पाई जाती है आपकी ये कार्बी जनजाति। तो दो सही नहीं है, बाकी सब सही है। लिंबू सिक्किम में, डोगरिया को उड़ीसा में, और टोडा आपके तमिलनाडु में। 1 3 4 इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो ऑप्शन है अबोर, बी है गद्दी, सी है लेप्चा, और डी है थारू। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धौलाधर श्रेणी पड़ती कहाँ है। बेसिकली धौलाधर श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो आंसर अब इसका मतलब धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति जो रहती, जो भी आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश में भी रहती है और जम्मू कश्मीर में भी रहती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है ये, इसकी श्रेणी को बना देती हूँ मैं थोड़ा, ताकि आपको क्या हो जाए। ठीक है, ये आपका नॉर्थ इंडिया, ये आपका जम्मू कश्मीर, और ये आपका हुआ हिमाचल। ठीक है, ये आपका हुआ उत्तराखंड। ठीक है, ये हिमाचल, ये पंजाब, और ये ऊपर जम्मू कश्मीर, और ये हुआ लद्दाख। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे कलर से बनाती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। यहाँ पर ये
इस तरह से फैली हुई है हिमाचल और जम्मू कश्मीर में धौलाधर श्रेणी। ठीक है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया है मैंने, जाते हैं। चलिए लद्दाख, तो ये हुआ आपका पेर पंजाल श्रेणी और फिर उसके नीचे हुई है धौलाधर श्रेणी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है धौलाधर श्रेणी। ओके, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये तो जो भी आपकी पाई जाती है ये जनजाति धौलाधर श्रेणी की, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में पाई जाती है। तो इसमें आंसर होगा गद्दी। गद्दी जो जनजाति है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। अगर ऑप्शन में हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों हो तो आपको आंसर जो लगाना है वो लगाना है आपको हिमाचल प्रदेश। क्यों लगाना है हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में गद्दी की बड़ी संख्या पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में भी मिलती है लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो धौलाधर श्रेणी पर पाई जाती है। ओके, गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फिर से आ गया ना क्वेश्चन, गद्दी जो लोग निवासी हैं तो कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के। इसे तो आप इजीली कर लेंगे अब कि गद्दी लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, हिमाचल ही पूछा है, देखिए जम्मू कश्मीर नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश में इनकी ज़्यादा संख्या पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में कम। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? ये इतना फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन और सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम तो अपने क्लास में बताएंगे ही। ठीक है, तो ऑप्शन ए है खासी, बी है मुंडा, सी है भील और डी है थारू। तो जो इसमें आएगा आंसर डी, थारू। थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शौक के त्योहार के रूप में, शौक का पर्व के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है ये शौक के पर्व के रूप में? थारू जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तराई क्षेत्रों में निवास करती है और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्यों मनाती है शौक के त्योहार के रूप में? उसका रीजन ये है कि ये उस दिन अपने पूर्वजों को याद करती है। बेसिकली भारत में दिवाली क्यों मनाई जाती है कि राम जी वो अपना वनवास पूरा करके लौटे थे। ठीक है, तो उसकी खुशी में दिए जलाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, थारू जनजाति के लोग शौक पर्व के रूप में मनाते हैं ये, और अपने पूर्वजों को, जो मरे हुए इनके लोग होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है जिन पूर्वजों की, उनको याद करते हैं। भोज देते हैं उस दिन, मतलब ये भी भोज का आमंत्रण देते हैं अपने दोस्तों को, फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को, सबको बुलाते हैं अड़ोसी पड़ोसियों को। तो लेकिन ये शौक के पर्व के रूप में उसको मनाते हैं। ठीक है, थारू जो लोग होते हैं अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जो दीपावली है उसके आसपास मरे थे और मतलब कुछ हुआ होगा इस तरह से, लेकिन ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं दीपावली पर। ठीक है, थारू जनजाति के लोग। ये वही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में निवास करती है थारू जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से संबंधित है? प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन ए है इरूलर, बी है खासी, सी है संथाल और डी है थारू। तो प्रोटोस्टोलाइट से कौन सी संबंधित है? इरूलर नहीं है, खासी भी नहीं है, ठीक है, संथाल भी नहीं है, थारू है। ठीक है, प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से कौन है? थारू है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ से केंद्रित है? तो देखिए द्रविडियन जो लोग हैं वो भारत के दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, तो द्रविडियन प्रजाति भी जो है भारत के दक्षिण भारत में ही पाई जाएगी। तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। ठीक है, द्रविडियन लोग जो हैं भारत के दक्षिण भारत में पाए जाते हैं भारत में, तो द्रविडियन प्रजाति भी कहाँ पाई जाएगी? आपकी दक्षिण भारत में। ओके, तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है भारत में जो एकमात्र मानभाव कपि पाया जाता है वो है, मानभाव यानी कि मानव के आकार का दिखने वाला, मानव के आकार का दिखने वाला, यानी कि उसकी जो सिमिलैरिटी है मानव से मिलती जुलती है। ठीक है, मनुष्य से मिलती जुलती है। तो मानभाव कपि पाया जाता है वह क्या है? हनुमान बंदर, बी है पश्चिमी घाट सिंह पुच्छी मकाक, सी है असम का मंथर लेरिस और डी है असम का श्वेताभो गिबन। असम का श्वेताभो गिबन, श्वेतभो गिबन। तो कौन है इसमें जो कि मानभाव कभी पाया जाता है, मानव के अकॉर्डिंग, मानव के आकार के अकॉर्डिंग दिखता है? ठीक है,
तो ये है असम का श्वेतभों गिबन। ठीक है, असम का श्वेतभों गिबन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, यानी कि इस राज्य में जो है कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं रहता है, यहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है छत्तीसगढ़, सी है हरियाणा और डी है कर्नाटक। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में क्यों नहीं की गई है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल, पडुचेरी, ये 5 जिले हैं आपके, 5 स्टेट हैं आपके, जो जहां पर आपकी जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और आपका चंडीगढ़, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की, और दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ पर किसी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, ओके, तो हरियाणा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ जनजाति दी हुई है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? अवस्थिति दी हुई है। तो बेसिकली हमें बताना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो जारवा सबसे पहले मिला लेते हैं, बहुत बार पढ़ा है, अंडमान निकोबार में रहती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। जारवा के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शोम्पेन है, ओंजे है, ठीक है, और कौन सी थी? सेंटिनली है। निकोबार में कौन थी? हालचू है। ये सारी जनजातियां आपकी कहाँ रहती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कुकी आपकी मणिपुर में रहती है। ठीक है, थारू आपकी उत्तर प्रदेश में और गोंड आपके मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, गोंड कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश में। ओके, सुमेलन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दिया हुआ है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केश, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्रजातियों के बारे में है, व्यक्ति मनुष्य की जो प्रजातियां होती हैं उनके बारे में है। और उसमें क्या बताया? पीले वर्ण के होते हैं। पीले मतलब बिल्कुल आप कहेंगे कि येलो, तो हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा लेकिन वो येलो से मतलब एग्जैक्ट येलो नहीं है, येलोइश है, मतलब थोड़ा थोड़ा पीला कलर दिखता है उनका। और जैसे कुछ होते हैं ना लोग फेयर होते हैं और लेकिन वो उनका येलोइश स्किन कलर होता है, और कुछ होते हैं फेयर होते हैं उनका रेडिश स्किन कलर होता है, ब्लड जो है उनकी उस पर स्किन पे दिखता है, और कुछ की येलोइश होता है उनका ब्लड नहीं नजर आता है स्किन पे, येलोइश स्किन के होते हैं। ठीक है, पीले वर्ण के। ये मत सोच लीजिएगा पीले कलर के होते हैं, हमने तो कोई पीले कलर का मनुष्य नहीं देखे। तिर्यक नेत्र होते हैं। ठीक है, तीखे नैनक्स होते हैं तिर्यक नेत्र, मतलब इस तरह से, इस तरह के नेत्र होते हैं तिर्यक। ठीक है, तिर्यक नेत्र होता है। उठी हुई कपोल अस्थि होती है, यानी कि जो माथा होता है आपका, कपोल जो होती है वो बेसिकली बाहर को निकला होता है, उठी हुई कपोल अस्थि होती है, तो बाहर को निकला हुआ होता है उठी हुई कपोल अस्थि। छुटपुट केश होता है, यानी कि केश इनके पास कम होते हैं, केश इनके पास कम होते हैं। ठीक है, और मतलब बाल अगर बॉडी पे भी इनका देखा जाए तो केश बहुत कम होते हैं, हाथों पैरों पे बाल नहीं होते, कम होता है। ठीक है, और मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, यानी कि ना तो नाटे भी नहीं होते और लंबे भी नहीं होते। ठीक है, नाटे भी नहीं होते और लंबे भी नहीं होते। तो इनका संदर्भ क्या है? तो है नॉर्डिक आर्यो से, ऑप्शन ए, बी है ऑस्ट्रियाई जनों से, सी है निग्रोसम जनों से और डी है मंगोलाइट जनों से। देखो मनुष्य की प्रजातियों को भी उनके मतलब कपोल सूचकांक, कपोल सूचकांक यानी कि ये माथे का जो सूचकांक है, नासिका सूचकांक, ठीक है, उनका रंग, उनके बाल, इनके आधार पर है मनुष्य की प्रजातियों को, मतलब मनुष्य को जो है कई प्रजातियों में बांटा गया मनुष्य को भी। ठीक है, और जैसे कि आपके कोई द्रविडियन है, कोई आपका प्रोटोस्टोलाइड है, कोई नॉर्डिक है, कोई मंगोलाइड है, तो ये किस किस के आधार पर आपका कपोल सूचकांक यानी कि माथे का सूचकांक, नासिका सूचकांक, लंबाई चौड़ाई ली जाती है सभी में। कपोल सूचकांक में लंबाई चौड़ाई ली जाती है, नासिका सूचकांक में भी लंबाई चौड़ाई ली जाती है नाक की। ठीक है, कपोल सूचकांक में माथे की लंबाई चौड़ाई ली जाती है, और उनके केश के आधार पर कि केश किस तरह के हैं, सीधे हैं, घुंघराले हैं, ठीक है, अत्यधिक घुंघराले हैं,
या फिर कम घुंघराले हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर मतलब कर्ल है या फिर बहुत ज़्यादा कर्ल है या कम कर्ल हैं, ठीक है। और नेत्र किस तरह के हैं, तो इन आधार पर रंग कैसा है, काला है, गोरा है या फिर रेडिश है, फेयर है, किस तरह का, इसके आधार पर उनका निर्धारण किया गया। तो वही पूछा है किसमें किसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा मंगोलाइट जेनोसेम। मंगोलाइट जेनोसेम यानी कि मंगोल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर रहते हैं मंगोलाइट जन, वहां पर मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं। भारत में भी उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, उत्तरी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो मंगोलाइट ह्यूमन की मंगोलाइट प्रजाति का क्षेत्र है। और ये पीले वर्ण के होंगी, जो आपने देखा होगा, अगर आपने चीनी लोगों को देखा हो, मतलब थोड़ा अपने भारत के जो हमारे भारत के जो लोग हैं उत्तर पूर्वी लोग, उनको देखा हो, क्योंकि उनमें भी मंगोलाइट ही होते हैं, वो भी मंगोलाइट प्रजाति के होते हैं हमारे भारत के। और ये मत सोचिएगा कि मंगोलाइट प्रजाति के होते हैं उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के लोगों से मिलते हैं तो उनके हो गए, नहीं, वो हमारे भारत के हैं, हमारे लोग हैं, ठीक है, हमारे देशवासी हैं। तो पीले वर्ण के होते हैं, तिर्यक नेत्र होती है, उठी हुई कपोल की होती है, छुटपुट केस होते हैं और मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, बहुत लंबे भी नहीं होते। आपने देखा ही होगा, किसी ना किसी को तो देखा होगा, कोरियंस को देखिए, जापानीज को देखिए, आजकल तो कोरियंस के बहुत बैंड भी चल रहे हैं, ठीक है। और तो कोरियंस मूवी भी भारत में प्रचलित हो रही हैं, जापानीज मूवी, कोरियंस मूवी। तो उनको देखिए, वो मध्यम ऊंचाई के होते हैं, बहुत नाटे भी नहीं होते, बहुत लंबे भी नहीं होते, और इसी तरह की इनकी होती हैं। और आंखें जो होती हैं इनकी अधखुली होती हैं। चीनी लोगों को देखिए आंखें थोड़ी थोड़ी अधखुली सी रहती है, मतलब पूरी तरह, हम भारत के लोग जैसे हमारी जो आंखें होती हैं पूरी तरह मतलब खुली हुई होती हैं, अच्छी होती हैं, दिखती हैं, किसी की मोटी आंखें हैं, किसी की छोटी आंखें, उनकी अधखुली होती है, बस ऐसे लगता है आदमी आधा सोया हुआ है, इंसान जो आधा सोए हुए जो लगता है ना, वैसे लगते हैं इनकी आंखें, ठीक है। तो ये मंगोलाइट जन है, ठीक है। फिर है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। मैंने बता दिया, उत्तरी पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में मंगोलाइट रहते हैं, और अपने उत्तरी भारत में भी कौन रहते हैं, मंगोलाइट रहते हैं, तो ये मंगोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है ये बताना है। ऑप्शन ए है दमन और दीव की, बी है दादर और नागर हवेली की, सी है लक्षद्वीप की, और डी है अरुणाचल प्रदेश की। तो किसकी राजधानी है सिलवासा, दमन और दीव की राजधानी है सिलवासा। अब तो दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को एक कर दिया गया है, दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। और लक्षद्वीप की कावरत्ती है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ठीक है। लक्षद्वीप की कावरत्ती है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश बताना कौन सा है। ऑप्शन ए गोवा, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और चंडीगढ़। तो ये तीनों तो केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा और नागर हवेली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी, और गोवा जो है राज्य है। गोवा राज्य है और भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। कर्नाटक और किसके मध्य में, कर्नाटक में ही है, कर्नाटक के बीच में तटीय क्षेत्र पर है ये गोवा, ठीक है। तो गोवा एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। केंद्र शासित क्षेत्र तो वही है, आप इजीली बता देंगे, ऑप्शन डी पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, बी दमन और दीव, और ए त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ से भारत से लगा हुआ है और तीन तरफ से बांग्लादेश से इसकी सीमा घिरी हुई है। और दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को अब एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। और लक्षद्वीप आपके प्रवाल द्वीप हैं, बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत के आपके दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे तो दक्षिण भारत में, केरल के दक्षिण में, अरब सागर में स्थित है ये, ठीक है। पुडुचेरी तो चार राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, ठीक है। और अपना एक पुडुचेरी तो है ही, ठीक। ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो मैं इसमें से बताना है, दमन और दीव के बारे में जो है कौन सा कथन है जो है वो सत्य है, ठीक है। तो स्वतंत्र
स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, ठीक है, यानी ये स्वतंत्रता के बाद भी वो ब्रिटिश आधिपत्य में था, ठीक है। बी है कि दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, ठीक है। और 3 है कि इसकी राजधानी दमन है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, ये तो सही है कि इसकी राजधानी दमन है, मतलब तब थी, अब तो खैर ये राजधानी दोनों को कंप्लीट कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, दमन और दीव को, दादरा और नागर हवेली को। और अभी मुझे हाल फिलहाल का नहीं पता है कि इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। उस समय दमन ही थी। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, ठीक है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, ये सही है, क्योंकि अगर आप ये देखें, ये आपका गुजरात है और ये खंबात की खाड़ी, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ आपका दीव है, ये दीव है, काठियावाड़ तट से संलग्न, और यहाँ पर दमन है गुजरात में, ये गुजरात का ही पार्ट है और यहाँ पर दमन है, ठीक है। और ये आपकी हुई खंबात की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं इसको, ठीक है, खंबात की खाड़ी को। तो दमन और दीव के बीच क्या है, खंबात की खाड़ी है, ठीक है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, तो 2 और 3 तो इसमें सही है। और स्वतंत्र ये ब्रिटिश आधिपत्य में था, ये इसमें गलत है, क्योंकि ये जो है बेसिकली पुर्तगाल के कब्जे में था, ठीक है। 1961 में इसने, पुर्तगाल ने इसको स्वतंत्रता दी, तो 2 और 3 इसमें सही है। पुर्तगाल के कब्जे में था, कई दशकों तक पुर्तगाल ने यहाँ पर शासन किया। 1500 समथिंग 23 वेस में आए थे वो यहाँ पर, और पुर्तगाली जो है 1523 वेस में, और 1961 में इसको खाली करके गए हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल के कब्जे में था दमन और दीव, ठीक, ना कि किसके कब्जे में, ब्रिटिश के, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 सही है। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं ख़त्म करते हैं, कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, जुड़े रहिए मेरे साथ, अनिशा जी के साथ। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और अच्छे से PYQ के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। गुड लक।